अगर किसी औरत से उसका बच्चा छिन जाए और उसी बच्चे की मौत का इल्ज़ाम उसी औरत पर लगा दिया जाए, तो क्या वो औरत टूट जाएगी या फिर इतनी मजबूत बनेगी कि पूरी दुनिया उसे पहचानने लगे? ये कहानी है नंदिनी की, एक ऐसी लड़की जिसे प्यार मिला, फिर वही प्यार सज़ा बन गया, जिसे उसके अपने ही घर से दोषी बनाकर निकाल दिया गया, लेकिन जिसने हार मानने के बजाय खुद को दोबारा बनाया। ये कहानी सिर्फ एक शादी टूटने की नहीं है, ये कहानी है एक औरत के उठ खड़े होने की। क्योंकि जब नंदिनी गिरी थी तो सबको लगा था वो खत्म हो गई, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी। दोपहर का वक्त था। कॉलेज की बस से उतरते हुए मीरा का मन अजीब सा भारी लग रहा था। पता नहीं क्यों दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। बस से उतरते ही उसकी नज़र सामने वाली गली पर गई और उसी पल उसके कदम वहीं जम गए। उसने देखा एक गाड़ी तेजी से उसके घर के सामने आकर रुकी और उस गाड़ी से उतरी साक्षी। साक्षी को देखते ही मीरा का दिल बैठ सा गया। साक्षी जो इस घर की नहीं थी, जो इस वक्त यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। साक्षी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, आंखें डरी हुई, हाथ कांपते हुए और चाल में अजीब सी घबराहट। मीरा ने साक्षी को पहले भी देखा था, लेकिन आज उसका ये रूप कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मीरा को याद आया आज घर पर पापा भी नहीं थे, सिर्फ उसकी बड़ी बहन नंदिनी थी। तो फिर साक्षी यहाँ क्यों आई थी? मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से घर की तरफ बढ़ी, लेकिन तब तक साक्षी अपनी गाड़ी में बैठ चुकी थी और अगले मोड़ से गायब हो गई। मीरा कुछ पल वहीं खड़ी रही, उस जाती हुई गाड़ी को देखती रही, जैसे उसका मन कह रहा हो कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर वो घर के अंदर गई। घर का दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर उसने देखा, उसकी चीख खुद ब खुद निकल गई। दीदी! नंदिनी जमीन पर पड़ी हुई थी, एक हाथ से पेट पकड़े हुए, दूसरे हाथ से टेबल का कोना थामे, जैसे उठने की कोशिश कर रही हो। उसका चेहरा दर्द से सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें तेज थीं, आंखों में डर था। मीरा दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। दीदी, क्या हुआ आपको? दीदी, आप ठीक तो है ना? नंदिनी दर्द से कराहते हुए बोली। मीरा, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मीरा के हाथ कांपने लगे, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। दीदी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं अभी जीजाजी को फ़ोन करती हूँ। नंदिनी ने बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभय शहर में नहीं है, अभी फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले एम्बुलेंस बुलाओ। उसकी आवाज़ टूटने लगी। मीरा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये कहते कहते नंदिनी की आंखें बंद होने लगी। मीरा की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने कांपते हाथों से एम्बुलेंस को कॉल किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई और नंदिनी को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसे तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया। जैसे ही अभय मल्होत्रा का नाम लिया गया, पूरा अस्पताल हरकत में आ गया, क्योंकि अभय कोई आम आदमी नहीं था, शहर का बड़ा बिजनेसमैन, नाम, पैसा, रुतबा सब कुछ था उसके पास। और ये वही अस्पताल था जहां नंदिनी का पहले से इलाज चल रहा था। डॉक्टर उसे अच्छी तरह जानते थे। मीरा ने तुरंत अपने पापा राघव शर्मा को फ़ोन किया। वो ऑफिस से सीधे अस्पताल पहुंच गए। थोड़ी ही देर में अभय की मां सविता जी और अभय का छोटा भाई रोहन भी आ गए। पूरा माहौल भारी हो गया। सबकी उम्मीदें उस बच्चे से जुड़ी थी। नंदिनी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। घर में खुशियां आने वाली थीं। लेकिन अब माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में थी। सविता जी गुस्से में मीरा के पास आईं और उसके कंधे पकड़ लिए। ये सब कैसे हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? उसे पता था ना कि उसकी कोख में हमारे घर का वारिस पल रहा है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता आंटी, मैं कॉलेज से आई तो दीदी इस हालत में थी, मैं सच में कुछ नहीं जानती। सविता जी सिर पकड़कर वहीं बैठ गईं। 3 घंटे, पूरे 3 घंटे तक डॉक्टर कोशिश करते रहे। आखिरकार नंदिनी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने जो अगली बात कही उसने सबको तोड़ दिया। हम बच्चे को नहीं बचा पाए। 6 महीने का वो वजूद जिसकी हलचल नंदिनी रोज महसूस करती थी, अब इस दुनिया में नहीं था। और उसी पल हाँफता हुआ अभय अस्पताल के अंदर आया। उसने जैसे ही ये सुना, उसकी दुनिया उजड़ गई।
वो कुर्सी पर बैठ गया, आंखें सुन, दिल खाली। उसने उस बच्चे के लिए कितने सपने देखे थे, कितनी तैयारियां की थी, सब एक पल में खत्म हो गया। सविता जी का गुस्सा फूट पड़ा। ये सब नंदिनी की गलती है, उसने अपना ख्याल नहीं रखा। मैंने मना किया था उसे मायके भेजने से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अभय बस बुदबुदाया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसने आंखों से आंसू पोंछे और बिना नंदिनी से मिले अस्पताल से बाहर चला गया। उसे नहीं पता था कि अंदर नंदिनी पर क्या बीत रही है। नंदिनी बस अभय को देखना चाहती थी, उसके कंधे पर सिर रखकर रोना चाहती थी, अपने बच्चे का दुख उसके साथ बांटना चाहती थी। लेकिन अभय ने उसे ठुकरा दिया। वो उसे अपने बच्चे की कातिल समझने लगा। एक गलतफहमी ने उसके दिल में घर कर लिया था। नंदिनी टूट चुकी थी। अस्पताल में अब सिर्फ मीरा और उसके पापा थे। राघव जी ने बेटी का हाथ थामा। तुम जिंदा हो, यही हमारे लिए बहुत है बेटा। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। अभय न आया, न फोन किया, न खबर ली। कुछ दिनों बाद राघव जी नंदिनी को घर ले आए। नंदिनी रोज दरवाज़ा देखती रहती थी, उम्मीद करती थी कि अभय आएगा, उसे संभालेगा, लेकिन वो नहीं आया। आखिर थक कर नंदिनी खुद उसके पास गई, लेकिन उसे घर के बाहर ही रोक दिया गया। सविता जी ने साफ कह दिया, तुम हमारे पोते की कातिल हो। उस दिन नंदिनी ने दिल पर पत्थर रख लिया। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। कहने को उसने कह दिया, लेकिन दिल तो आज भी सिर्फ अभय के नाम धड़कता था। नंदिनी ने खुद को संभालना सीख लिया था। दिन निकलते थे, रातें कटती थीं, लेकिन हर रात उसके लिए एक नई सज़ा बनकर आती थी। रात को जब सब सो जाते तो नंदिनी छत को घूरते हुए सोचती रहती, क्या सच में मेरी ही गलती थी? क्या मैंने जानबूझकर कुछ किया था? उसके कानों में अब भी अभय के शब्द गूंजते थे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मीरा रोज उसके कमरे में आती, उसे खाना खिलाने की कोशिश करती, बातें करती, लेकिन नंदिनी बस खोई रहती। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। वो लड़की जो कभी हंसते हंसते थक जाती थी, अब मुस्कुराना भी भूल चुकी थी। राघव जी चुपचाप सब देख रहे थे। एक पिता होकर वो अपनी बेटी की बेबसी देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। उधर अभय भी चैन में नहीं था। दुनिया को भले लगता हो कि वो आगे बढ़ गया है, लेकिन अंदर से वो भी टूट चुका था। रोज ऑफिस जाता, मीटिंग करता, लोगों पर गुस्सा निकालता, लेकिन जैसे ही अकेला होता, नंदिनी की याद आ जाती। उसकी हंसी, उसकी बातें और वो हाथ जो हर रात उसकी छाती पर सिर रखकर सोता था। लेकिन सविता जी हर बार उसके मन में जहर घोल देती। अगर वो सावधान रहती तो बच्चा आज जिंदा होता। धीरे धीरे ये बात अभय के दिल में बैठ गई, और इसी बीच सविता जी ने अपनी मन की चाल चलनी शुरू कर दी। उनकी सहेली की बेटी काव्या, वही लड़की जो बचपन से अभय के पीछे घूमती थी। सविता जी चाहती थी कि अब अभय की शादी काव्या से हो जाए। घर की लड़की है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात, नंदिनी जैसी जिद्दी नहीं है। अभय ने पहले मना किया, लेकिन माँ का दबाव, घर का माहौल और उसकी अपनी टूटी हालत, धीरे धीरे वो चुप हो गया। 6 महीने गुजर गए। नंदिनी हर दिन एक उम्मीद के साथ उठती और हर रात उसी उम्मीद के टूटने पर सो जाती। और एक दिन उसके कानों में वो खबर पड़ी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। अभय दूसरी शादी कर रहा था। मीरा को ये बात कॉलेज में पता चली थी। उसका खून खौल उठा। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से? उसने सीधे अभय के छोटे भाई रोहन से बहस कर ली, सबके सामने। शर्म नहीं आती तुम्हें? भाभी को छोड़कर भाई दूसरी शादी कर रहा है। रोहन गुस्से में आ गया, जुबान संभाल कर बात करो। लेकिन मीरा चुप रहने वालों में से नहीं थी। अगर सच कड़वा लगे तो आईना मत तोड़ो। पूरा कॉलेज उस बहस को देख रहा था। रोहन गुस्से में चला गया। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा उससे भी बड़ा था। शाम को जब वो घर पहुंची तो देखा नंदिनी बिस्तर पर चुप बैठी थी। दीदी, मीरा ने धीरे से कहा। नंदिनी ने आंखें उठाईं। वो दूसरी शादी कर रहा है। मीरा का दिल बैठ गया। दीदी, प्लीज ऐसा मत सोचो, हो सकता है ये सिर्फ अफवाह हो। लेकिन नंदिनी जानती थी, नहीं मीरा, ये सच है। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं था, बस खालीपन था। अब मैं उसे तलाक का नोटिस भेजूंगी। मीरा सन रह गई। तलाक?
जिस प्यार को देखकर सब जलते थे, आज उसी रिश्ते का ये अंजाम। नंदिनी उठी और बाथरूम में बंद हो गई। मीरा बाहर बैठी सिर पकड़कर रोती रही। उधर अभय के घर में मंगनी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घर सजाया जा रहा था, लाइट्स, फूल, मेहमानों की लिस्ट। रोहन का दिल इस सब में नहीं लग रहा था। वो जानता था कि ये सब गलत है, लेकिन अभय, वो अब किसी की नहीं सुन रहा था। मंगनी की रात आ गई। पूरा घर रोशनी से भरा था। मेहमान आ चुके थे। काव्या पिंक लहंगे में खुश नजर आ रही थी। और तभी उस घर के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। मीरा ड्राइविंग सीट पर थी और पीछे बैठी थी नंदिनी। दीदी, अब भी वक्त है, चलो वापस चलते हैं। नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं मीरा, आज मुझे खुद को साबित करना है। वो गाड़ी से उतरी। वही घर जहां वो दुल्हन बनकर आई थी, आज उसी घर में कोई और उसकी जगह लेने वाला था। वो सीधे स्टेज की तरफ बढ़ी। तालियों की गूंज के बीच अभय काव्या को अंगूठी पहना रहा था। नंदिनी ने हाथ जोड़कर तालियां बजाईं, एक टूटती हुई मुस्कान के साथ। हॉल में सन्नाटा छा गया। बधाई हो, उसकी आवाज माइक से पूरे हॉल में गूंज गई। अभय की नज़र सीधे उस पर गई। दिल जोर से धड़का। ये लो। नंदिनी ने अपनी अंगूठी काव्या की तरफ बढ़ाई। मेरी तरफ से गिफ्ट। लेकिन अभय ने झपटकर वो अंगूठी उसके हाथ से छीन ली। उनकी आंखें टकराईं। एक पल को सब कुछ थम गया। नंदिनी मुड़ी और वहां से बाहर चली गई। अभय सब छोड़कर उसके पीछे भागा। नंदिनी जैसे ही हॉल से बाहर निकली, उसके कदम लड़खड़ा गए। सांसें तेज थीं, सीना भारी था और आंखों में आंसू, जो वो जबरदस्ती रोक कर चल रही थी। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, बस इतना पता था कि अब वहां एक पल भी नहीं रुक सकती। वो घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ी। वहां अंधेरा था, शांति थी और हवा में अजीब सी ठंडक। उसके पीछे पीछे अभय भी आ चुका था। नंदिनी? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बेचैनी थी। नंदिनी ने मुड़कर नहीं देखा। रुको! अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। नंदिनी झटके से उसकी तरफ घूमी। मुझे छुओ मत। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद थी। अभय ने उसे वहीं घर के एक खाली कमरे में खींच लिया, दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक लगा दिया। तुम यहाँ क्यों आई थी? अभय ने ठंडे लहजे में पूछा। नंदिनी हंस पड़ी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द ही दर्द था। तुम्हारी मंगनी देखने, तुम्हें खुश देखने। अभय के माथे पर बल पड़ गए। 6 महीने बाद आई हो और सवाल पूछ रही हो? नंदिनी 2 कदम आगे बढ़ी। 6 महीने से तुम्हारा फोन बंद था। 6 महीने से तुमने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। क्या सिर्फ मेरी ही गलती थी? अभय चुप रहा। बोलो अभय, क्या बच्चा सिर्फ मेरा था? अभय का सब्र टूट गया। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा गया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछ लिए। ठीक है, अगर यही सजा है तो दे दो। दूसरी शादी कर लो, लेकिन उससे पहले मुझे आजाद कर दो। अभय ने उसे बाजू से पकड़ लिया। इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा नाम छोड़ दो। नंदिनी आंखों में आंखें डालकर बोली। तो फिर मुझ पर भी हक मत जताओ। कमरे में दोनों की सांसों की आवाज थी। अभय ने गुस्से में दरवाजे की तरफ इशारा किया। घर जाओ। नंदिनी सन्न रह गई। वो वही इंसान था जो कभी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था। आज उसी ने उसे छूने से भी इनकार कर दिया। नंदिनी दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अभय ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। उसके सामने खड़ा होकर दोनों हाथ दीवार पर रख दिए। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। तुम जानती हो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? नंदिनी की आवाज धीमी हो गई। मैं सिर्फ सच चाहती हूँ। अभय कुछ पल उसके चेहरे को देखता रहा। 6 महीने का सारा गुस्सा, सारी नफरत एक पल में कमजोर पड़ गई। उसने झुककर नंदिनी के होठों पर अपने होठ रख दिए। नंदिनी पत्थर सी रह गई। 6 महीने बाद वही स्पर्श, वही गर्मी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। अभय की पकड़ और सख्त हो गई। उसने नंदिनी को बिस्तर की तरफ धकेल दिया। तुम आज भी मेरी हो। उसकी आवाज भर्रा गई। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज, मुझे जाने दो। अभय रुक गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। नंदिनी ने उसके सीने पर मुट्ठी मारी। तुमने मुझे पहले ही तोड़ दिया है। कुछ देर बाद नंदिनी खुद को संभालकर वहां से निकल गई। अभय वहीं खड़ा रह गया। उधर मीरा गाड़ी में बैठी परेशान हो रही थी। नंदिनी का फोन बंद जा रहा था। उसने रोहन को कॉल किया। दीदी कहाँ है? रोहन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जहां उन्हें होना चाहिए।
मीरा को गुस्सा आ गया। तुम बहुत बदतमीज हो। फोन कट गया। कुछ देर बाद नंदिनी बाहर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं। मीरा ने कुछ नहीं पूछा, बस गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते भर सन्नाटा रहा। घर पहुंचकर नंदिनी अपने कमरे में बंद हो गई। उधर अभय की मंगनी बिखर चुकी थी। काव्या रो रही थी। सविता जी गुस्से में थी। लेकिन अभय का दिमाग कहीं और था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे नंदिनी के आंसू बार बार याद आ रहे थे। और तभी उसे एक बात याद आई। उस दिन जब नंदिनी गिर गई थी, घर में कौन था? साक्षी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक शक उसके दिमाग में घर कर गया। उस रात अभय की आंखों में नींद नहीं थी। कमरा शांत था, लेकिन उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंज रही थी। नंदिनी का चेहरा, उसके आंसू और उसके शब्द। क्या बच्चा सिर्फ मेरा था? अभय करवट बदलता रहा। हर बार उसी सवाल पर आकर रुक जाता। और फिर उसके दिमाग में एक नाम उभरा। साक्षी। वो लड़की जो उस दिन अचानक घर आई थी, जो मीरा के आने से ठीक पहले चली गई थी। अभय को याद आया। साक्षी का चेहरा डरा हुआ था, हड़बड़ाया हुआ। उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हर छोटी बात जुड़ती जा रही थी। सुबह होते ही अभय तैयार हुआ और सीधे साक्षी के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। अभय? उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर आऊं? अभय की आवाज ठंडी थी। साक्षी कुछ बोली नहीं, बस दरवाजा खोलकर पीछे हट गई। अभय अंदर आया। घर सादा था, लेकिन माहौल बेचैन कर देने वाला। उस दिन अभय ने सीधे बात शुरू की। तुम नंदिनी के घर क्यों आई थी? साक्षी के हाथ कांपने लगे। ऐसे ही, मिलने। अभय ने मेज पर हाथ मारा। झूठ मत बोलो। साक्षी की आंखों में आंसू भर आए। मुझे लगा वो सच बता देगी। अभय का दिल जोर से धड़का। क्या सच? साक्षी की सांस तेज हो गई। मैंने उसे डराया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। डराया? अभय ने दोहराया। साक्षी जमीन पर बैठ गई। मैंने उससे कहा था कि अगर वो तुम्हें सच बताएगी तो मैं सबको बता दूंगी। अभय का गला सूख गया। कौन सा सच? साक्षी रोते हुए बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूं और वो तुम्हें मुझसे छीन रही है। अभय का सिर घूम गया। तो उसकी हालत? साक्षी ने सिर झुका लिया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन वो डर गई थी और गिर गई। अभय पीछे हट गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसकी माँ, उसका गुस्सा, उसकी नफरत, सब गलत इंसान पर निकला था। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? अभय की आवाज कांप रही थी। साक्षी रोती रही। मुझसे गलती हो गई। अभय वहां एक पल भी नहीं रुका। वो सीधे अस्पताल पहुंचा। उसने डॉक्टर से फाइल निकलवाई। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर उस वक्त उन्हें तनाव न होता तो बच्चा बच सकता था। अभय की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उधर नंदिनी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। दीदी, मैं अंदर आऊं? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा अंदर आई। अभय भैया आज सुबह साक्षी के घर गए थे। नंदिनी का दिल जोर से धड़क उठा। और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मीरा ने सब बता दिया, हर शब्द, हर सच। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आखिरकार उसे सच पता चल ही गया। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। दीदी, अब क्या होगा? नंदिनी ने लंबी सांस ली। अब मुझे खुद के लिए जीना है। उधर अभय घर पहुंचा। उसने मां से सीधे बात की। आपने मुझसे झूठ बोला। सविता जी सन्न रह गई। मैंने तुम्हें अंधे गुस्से में नंदिनी से दूर किया। सविता जी चुप हो गईं। अभय ने साफ कह दिया, मैं नंदिनी को वापस लाऊंगा। उस रात अभय नंदिनी के घर पहुंचा। राघव जी ने दरवाज़ा खोला। अभय के पैर अपने आप झुक गए। मुझे माफ़ कर दीजिए। राघव जी की आंखें भर आईं। अगर माफ़ी दिल से है तो बेटी से मांगो। अभय नंदिनी के कमरे तक गया। दरवाज़ा बंद था। नंदिनी, उसकी आवाज़ टूट गई। दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अभय वहीं फर्श पर बैठ गया। मैं गलत था, बहुत गलत। उसकी आवाज़ रोते हुए निकली। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। दरवाज़ा धीरे से खुला। नंदिनी सामने खड़ी थी, आंखों में दर्द लेकिन चेहरे पर शांति। अब देर हो चुकी है अभय। नंदिनी दरवाजे पर खड़ी थी और अभय फर्श पर बैठा हुआ था। दोनों के बीच कुछ कदमों का फासला था, लेकिन दर्द का फासला बहुत बड़ा था। अब देर हो चुकी है अभय, नंदिनी ने फिर कहा। अभय ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज़ भारी थी। मुझे पता है,
लेकिन मैं कोशिश किए बिना पीछे नहीं हट सकता। नंदिनी ने दरवाजे का पल्ला थोड़ा और खोल दिया। अंदर आओ। अभय उठकर धीरे धीरे अंदर आया। वही कमरा, वही दीवारें, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। जहां पहले हंसी रहती थी, अब सन्नाटा था। अभय ने चारों तरफ देखा। ये कमरा भी मुझसे नाराज है। नंदिनी हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। नाराजगी कमरों से नहीं होती अभय, इंसानों से होती है। अभय चुप हो गया। कुछ पल बाद वो बोला, मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूं। नंदिनी चौंक गई। क्या मतलब? अभय ने जेब से एक फाइल निकाली। डाइवोर्स पेपर्स, मैंने साइन कर दिए हैं। नंदिनी का दिल जोर से धड़क उठा। तुम सच में मुझे छोड़ रहे हो? अभय ने सिर हिला दिया। क्योंकि मैं जान गया हूं, तुम्हें अब मुझसे नहीं, खुद से प्यार करना है। नंदिनी की आंखें भर आईं। और तुम्हारा प्यार? उसने पूछा। अभय की आवाज टूट गई। वो तो हमेशा रहेगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर नंदिनी बोली, मुझे वक्त चाहिए अभय, खुद को समझने के लिए। अभय ने हामी भरी। जितना चाहो। उसने उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मैं इंतजार करूंगा। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन दिलों के दरवाजे अब भी अध खुले थे। अगले कुछ दिन नंदिनी के लिए अजीब थे। दर्द अब भी था, लेकिन उसके साथ एक नई ताकत भी थी। उसने एक फैसला लिया। वो फिर से काम शुरू करेगी। राघव जी ने उसका साथ दिया। काम इंसान को जिंदा रखता है बेटा। नंदिनी ने एक एनजीओ ज्वाइन किया, जहां वो औरतों के लिए काम करती थी। हर दिन किसी की कहानी सुनती, किसी का दर्द, और उसे एहसास होता कि वो अकेली नहीं है। मीरा भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। वो हर शाम नंदिनी के साथ बैठती। दीदी, अब आपको देखकर मुझे गर्व होता है। नंदिनी मुस्कुरा देती। उधर अभय का हाल अलग था। घर में सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं। सविता जी अब चुप रहने लगी थीं। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन सविता जी नंदिनी के घर आईं। राघव जी ने दरवाजा खोला। सविता जी के हाथ कांप रहे थे। मैं माफी मांगने आई हूं। नंदिनी सामने आई। अगर माफ कर सकूं तो माफ भी करूंगी, लेकिन भूल नहीं पाऊंगी। सविता जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे मेरी सजा मिल गई। उस दिन कुछ बोझ हल्का हुआ। समय गुजरता गया। नंदिनी अब पहले से मजबूत थी, लेकिन किस्मत को अभी और खेल खेलना था। एक दिन एनजीओ के काम से नंदिनी को पुणे जाना पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात हुई आदित्य से। सादा सा लड़का, शांत आंखें और सच्ची मुस्कान। वो भी एनजीओ से जुड़ा था। धीरे धीरे दोनों में बात होने लगी। कोई वादा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस सम्मान। और यही बात नंदिनी को अच्छी लगी। उधर अभय को इस सब की खबर मिली। उसका दिल फिर से डरने लगा, लेकिन इस बार वो चुप रहा, क्योंकि वो जानता था अब फैसला नंदिनी का है। पुणे की सुबह नंदिनी के लिए कुछ अलग थी। हवा में ठंडक थी और मन में एक अजीब सी हल्कापन। काफी समय बाद उसने महसूस किया कि सांस लेना आसान लग रहा है। एनजीओ का ऑफिस शहर के एक पुराने इलाके में था, छोटा सा लेकिन लोगों से भरा हुआ। वहीं आदित्य हर सुबह सबसे पहले पहुंच जाता था। फाइलें संभालता, लोगों से बात करता और बिना शोर किए अपना काम करता। नंदिनी को उसकी यही बात अच्छी लगी। एक दिन दोनों साथ में एक महिला के केस के लिए ग्राउंड पर गए। रास्ते में आदित्य ने गाड़ी धीमी रखी। अगर आपको थकान लगे तो बता दीजिए। नंदिनी मुस्कुरा दी। इतनी चिंता की आदत नहीं रही अब। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। काम के बाद दोनों चाय की दुकान पर रुके। नंदिनी ने पहली बार खुद से चाय ऑर्डर की, बिना किसी से पूछे। ये छोटी बात थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी। आदित्य ने नोटिस किया, आप खुद फैसले लेने लगी हैं। नंदिनी हंस पड़ी। मजबूरी थी, अब आदत बन रही है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। आदित्य कभी उसके अतीत के बारे में ज्यादा सवाल नहीं करता, और यही बात नंदिनी को सुकून देती। उधर दिल्ली में अभय हर दिन खुद से लड़ रहा था। ऑफिस, घर, मीटिंग्स सब चलता रहा, लेकिन जब रात आती तो नंदिनी की याद सीने पर बैठ जाती। मीरा से उसका कभी कभी फोन पर बात हो जाती। वो ठीक है? अभय पूछता। मीरा थोड़ी देर चुप रहती। वो खुश रहने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर अभय की आंखें भर आती। एक दिन सविता जी ने अभय से कहा, अगर तुम उसे वापस लाना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। अभय ने सिर झुका लिया। वो सच था। इधर पुणे में नंदिनी को आदित्य के साथ काम करते हुए एक भरोसा सा महसूस होने लगा। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। आदित्य ने नंदिनी को बुलाया। वो बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी। नंदिनी ने पूछा,
सूरज ढल रहा था। आदित्य ने धीरे से कहा, आपके चेहरे पर अब दर्द कम दिखता है। नंदिनी ने पानी की तरफ देखा। दर्द गया नहीं है, बस मैंने उसे साथ लेकर चलना सीख लिया है। आदित्य ने उसकी बात समझ ली। अगर कभी वजन ज्यादा लगे तो बांट सकते हैं। नंदिनी ने पहली बार किसी मर्द की तरफ उस नज़र से देखा, बिना डर के। उधर अभय को पता चला कि नंदिनी पुणे में है। उसने कई बार फोन उठाया, फिर रख दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी मौजूदगी उसकी शांति तोड़े। समय गुजरता गया। नंदिनी अब पुणे में सेटल होने लगी थी। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, 8,000 रुपये महीना। पहली बार उसका अपना घर था। मीरा मिलने आई। दीदी, आप सच में बदल गई हो। नंदिनी ने कमरे की खिड़की खोली। अब मैं खुद की जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उधर अभय ने आखिरकार एक फैसला लिया। वो पुणे जाएगा, नंदिनी से मिलने नहीं, बल्कि खुद से मिलने। वो उसी एनजीओ पहुंचा। आदित्य ने उसे देखा। आप नंदिनी जी के? अभय ने सिर हिलाया। पुराना रिश्ता। नंदिनी सामने आई। एक पल के लिए तीनों चुप हो गए। नंदिनी ने गहरी सांस ली। आप यहाँ? अभय की आवाज़ शांत थी। सिर्फ देखने आया था कि तुम ठीक हो। नंदिनी ने आदित्य की तरफ देखा। मैं ठीक हूँ। उसके शब्द साफ थे। अभय मुस्कुरा दिया। बस यही सुनना था। वो मुड़कर वापस चला गया। आदित्य ने नंदिनी से पूछा, कुछ कहेंगी? नंदिनी ने सिर हिला दिया। कुछ बातें खामोशी में ज्यादा सही लगती हैं। उस शाम नंदिनी ने पहली बार खुद को पूरी तरह आज़ाद महसूस किया। पुणे की उस शाम के बाद नंदिनी के मन में एक अजीब सी शांति थी। अभय को देखकर जो पुराना डर उठता था वो अब नहीं था। दर्द अब भी था, लेकिन काबू में था। अगले दिन वो एनजीओ ऑफिस जल्दी पहुंच गई। काम में खुद को पूरी तरह झोंक देना अब उसकी आदत बन चुकी थी। आदित्य ने उसे दूर से देखा। उसकी चाल में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। आज बदली बदली लग रही हैं? आदित्य ने हल्के अंदाज में कहा। नंदिनी मुस्कुरा दी। शायद मैं खुद से दोस्ती करने लगी हूं। आदित्य ने कोई सवाल नहीं किया, बस साथ चल दिया। काम के दौरान एक केस आया। एक औरत 2 बच्चों के साथ पति की मार से टूटी हुई। उसकी कहानी नंदिनी के दिल को चीर गई। अगर मैं पहले मजबूत होती तो शायद इतना ना सहती, वो औरत रोते हुए बोली। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा। मजबूती जन्म से नहीं आती, वो हालात सिखाते हैं। उस दिन नंदिनी को एहसास हुआ कि उसका दर्द किसी और की ताकत बन सकता है। उधर दिल्ली में अभय पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गुस्से पर काम करना शुरू किया, काउंसलिंग ली, अपने फैसलों पर सोचने लगा। रोहन ने एक दिन उससे कहा, भैया, अगर भाभी खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। अभय ने धीरे से सिर हिलाया। मैं यही सीख रहा हूँ। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। नंदिनी और आदित्य अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी वादे के। एक शाम दोनों बारिश में फंस गए। छोटी सी चाय की दुकान, गर्म चाय और बाहर बरसती बारिश। आदित्य ने कहा, आपको पता है, जब आप हंसती हैं तो लोग आपके आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। नंदिनी कुछ पल चुप रही। कभी कभी मुझे डर लगता है फिर से भरोसा करने में। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, भरोसा धीरे धीरे आता है, जबरदस्ती नहीं। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। पहली बार दिल ने धीमी सी दस्तक दी। उधर मीरा भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। उसने जर्नलिज्म में इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। वो हर कहानी में अपनी दीदी की झलक देखती। दीदी, आप सच में मेरी प्रेरणा हो, मीरा ने फोन पर कहा। नंदिनी की आंखें भर आईं। और तुम मेरी ताकत। एक दिन एनजीओ में एक बड़ा इवेंट रखा गया, महिलाओं की सेल्फ रिस्पेक्ट पर। मीडिया, अखबार सब आए। नंदिनी को स्पीच देने के लिए कहा गया। वो स्टेज पर खड़ी थी। हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शब्द अपने आप निकलते गए। हम औरतें कमजोर नहीं होती, हमें कमजोर बनाया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आदित्य सबसे पीछे खड़ा चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उधर अभय ने अखबार में नंदिनी की फोटो देखी। हेडलाइन थी, दर्द से ताकत तक। उसकी आंखें भर आईं। उसने अखबार मोड़ दिया। अब वो मेरी नहीं रही, वो खुद की हो गई है। उसी रात अभय ने काव्या को कॉल किया। मुझे माफ कर देना, मैं कभी पूरी तरह तुम्हारा नहीं बन पाया। काव्या ने शांत आवाज में कहा, शायद हम दोनों गलत समय पर मिले। फोन कट गया। पुणे में नंदिनी और आदित्य इवेंट के बाद नदी किनारे बैठे थे। शहर की लाइट्स पानी में झिलमिला रही थी। आदित्य ने धीरे से पूछा, अगर कल को आपको फिर से प्यार हुआ तो? नंदिनी ने लंबी सांस ली। तो मैं डरकर भागूंगी नहीं, लेकिन खुद को खोऊंगी भी नहीं।
आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना काफी है। हवा हल्की चल रही थी और नंदिनी के दिल में एक नया एहसास धीरे धीरे जगने लगा। उस रात नंदिनी देर तक जागती रही। खिड़की के बाहर पुणे की सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग रहा था। आदित्य के शब्द बार बार दिमाग में गूंज रहे थे। अगर फिर से प्यार हुआ तो? नंदिनी ने तकिए के नीचे हाथ रखा। दिल की धड़कन तेज थी। क्या मैं वाकई तैयार हूं? उसने खुद से पूछा। सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। कुछ लोग धीमी आवाज में उसकी बातें कर रहे थे। यही है जो स्पीच दे रही थी। नंदिनी को अजीब लगा। थोड़ी देर में उसके पास एनजीओ की हेड आई, शैलजा मैडम। नंदिनी, एक बात करनी है। कमरे में बैठते ही शैलजा मैडम बोली, तुम्हारी पर्सनल लाइफ अब पब्लिक हो रही है। मीडिया सवाल पूछेगा। नंदिनी ने शांत होकर कहा, मैं सच से नहीं डरती। शैलजा मैडम ने गहरी सांस ली। सच और समाज हमेशा साथ नहीं चलते। उधर दिल्ली में अभय के घर रिश्तेदार आने लगे थे। अब तो नंदिनी अलग हो गई है। अभय को नई शुरुआत करनी चाहिए। अभय सब सुनता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसे अब लोगों की नहीं, नंदिनी की खुशी की चिंता थी। पुणे में मीरा भी आई। दीदी, लोग बातें कर रहे हैं, आप परेशान तो नहीं? नंदिनी ने उसका माथा चूम लिया। जब लोग बातें करना बंद कर दे तब समझना कि तुम खत्म हो गई हो। मीरा हंस पड़ी। एक दिन आदित्य ने नंदिनी को कॉफी पर बुलाया। साधारण सा कैफे, कोई शोर नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आदित्य ने कहा। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूं आपका अतीत, और मैं आपसे कोई जल्दी नहीं चाहता। नंदिनी ने धीरे से पूछा, तो फिर? आदित्य मुस्कुरा दिया, बस साथ चलना। नंदिनी की आंखें भर आईं। ये प्रस्ताव नहीं था, ये भरोसा था। उधर मीडिया ने खबर उछाल दी, बिजनेस टाइकून की पूर्व पत्नी एनजीओ स्टार के साथ। हेडलाइंस चुभ रही थीं। राघव जी ने फोन किया। तुम ठीक हो? नंदिनी ने हाँ कहा। अब मैं मजबूत हूं। अभय ने भी वो खबर देखी। उसने फोन उठाया, फिर रख दिया। वो जानता था कि अब दखल देने का हक नहीं, लेकिन दिल अब भी भारी था। एक शाम नंदिनी और आदित्य साथ चल रहे थे। कुछ लोग पीछे से फुसफुसाए, यही है दूसरी शादी की तैयारी। नंदिनी रुक गई। आदित्य ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, बस पास खड़ा रहा। अगर आप चाहें तो हम अभी भी रुक सकते हैं। नंदिनी ने लोगों की तरफ देखा, फिर आदित्य की तरफ। नहीं, अब मैं खुद से नहीं भागूंगी। उस रात नंदिनी ने अभय को एक मैसेज लिखा, मैं आगे बढ़ रही हूं, आप भी आगे बढ़िए। अभय ने मैसेज पढ़ा, आंखें बंद की। तुम खुश रहो, उसने खुद से कहा। पुणे में नंदिनी ने एक और स्पीच दी, इस बार औरतों के हक पर। हमारी जिंदगी किसी की इजाजत से नहीं चलती। तालियां देर तक बजती रहीं। आदित्य भीड़ में खड़ा उस पर गर्व महसूस कर रहा था। उसी रात नंदिनी ने आदित्य से कहा, मैं डरती हूं, लेकिन आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती हूं। आदित्य ने धीरे से कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है। पुणे की सुबह आज थोड़ी भारी थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। नंदिनी को आज दिल्ली जाना था। एनजीओ के काम से एक बड़ा सेमिनार था, जहां उसे मुख्य वक्ता के तौर पर बुलाया गया था। दिल्ली, वही शहर जहां उसकी पुरानी जिंदगी दबी पड़ी थी। मीरा सुबह सुबह उसके कमरे में आई। दीदी, आप नर्वस हो? नंदिनी ने हल्की मुस्कान दी। थोड़ा, लेकिन अब भागने की आदत नहीं रही। आदित्य उसे स्टेशन छोड़ने आया। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। आदित्य ने धीरे से कहा, अगर किसी भी वक्त आपको लगे कि अकेले नहीं संभाल पा रही तो फ़ोन कर दीजिएगा। नंदिनी ने सर हिलाया। अब मैं अकेली नहीं हूँ। ट्रेन चली, पुणे पीछे छूट गया। दिल्ली पहुंचते ही यादों की बारिश होने लगी। वही सड़कें, वही शोर, लेकिन नंदिनी अब वही नहीं थी। सेमिनार एक बड़े होटल में था। महिलाएं, मीडिया, सोशल वर्कर्स सब मौजूद थे। नंदिनी स्टेज पर आई। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। मैं यहाँ पीड़ित बनकर नहीं, बल्कि सीख लेकर आई हूँ। पूरा हॉल चुप था। उसी हॉल में पीछे की कतार में अभय बैठा था। उसने नंदिनी को पहली बार इस रूप में देखा, मजबूत, आत्मनिर्भर और शांत। उसकी आंखें भर आईं। स्पीच खत्म हुई, तालियां गूंज उठीं। ब्रेक के दौरान अभय बाहर खड़ा था। नंदिनी उसे देखकर रुक गई। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर अभय बोला, तुम पर गर्व है। नंदिनी ने धीरे से कहा, अब ये सुनकर अच्छा लगता है। अभय ने सर झुका लिया। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया।
नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, और मैंने खुद को मजबूत बनाया। अभय की आवाज़ कांप गई। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। बस सम्मान। अभय ने हाँ में सर हिलाया। उसी वक्त मीडिया आ गई। क्या आप दोनों फिर से साथ आ रहे हैं? नंदिनी ने माइक लिया। नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अभय ने कोई विरोध नहीं किया। सेमिनार के बाद नंदिनी घर पहुंची। राघव जी दरवाजे पर खड़े थे। तुम पर नाज है बेटा। नंदिनी ने उनका हाथ पकड़ा। आपकी वजह से। उस रात अभय ने खुद से आखिरी फैसला लिया। उसने नंदिनी को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया, और खुद को भी। पुणे लौटते वक्त नंदिनी ने आदित्य को फ़ोन किया। मैं आ रही हूँ। उसकी आवाज़ में हल्कापन था। मुझे इंतज़ार है, आदित्य बोला। ट्रेन की खिड़की से नंदिनी ने बाहर देखा। दिल्ली पीछे छूट रही थी, और आगे एक नई शुरुआत उसका इंतज़ार कर रही थी। पुणे लौटते हुए नंदिनी के मन में अजीब सी राहत थी। दिल्ली की हवा भारी थी, लेकिन वहां से निकलते ही जैसे सांस खुल गई। स्टेशन पर आदित्य उसका इंतज़ार कर रहा था। वही सादा मुस्कान, वही शांत आंखें। नंदिनी ने उसे देखा और पहली बार बिना किसी डर के मुस्कुरा दी। यात्रा कैसी रही? आदित्य ने पूछा। खुद से मिलकर आई हूँ, नंदिनी बोली। आदित्य ने कोई सवाल नहीं किया, बस साथ चल पड़ा। अगले कुछ हफ्ते नंदिनी के लिए नई शुरुआत जैसे थे। काम, मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, सब कुछ एक रफ्तार में चल रहा था। लेकिन अब उस रफ्तार में घबराहट नहीं थी। एक दिन आदित्य ने नंदिनी को अपने घर बुलाया। छोटा सा फ्लैट, साफ सुथरा और किताबों से भरा। यहीं रहता हूँ, आदित्य ने कहा। नंदिनी ने घर को देखा। ये किसी का किला नहीं था, ये किसी का घर था। चाय बनाते वक्त आदित्य बोला, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। नंदिनी ने ध्यान से सुना। मेरी एक सगाई कभी टूटी थी। मैं उस रिश्ते में खुद को खो बैठा था। नंदिनी ने धीरे से कहा, तो आप भी टूटे हुए हैं? आदित्य मुस्कुरा दिया। शायद इसीलिए हम समझ पाते हैं। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह नहीं, लेकिन ईमानदारी से देखा। उधर दिल्ली में अभय एक खाली घर में रह रहा था। अब वहां शोर नहीं था, लेकिन सुकून था। उसने अपना वक्त सोशल वर्क में लगाना शुरू किया। शायद ये भी उसका प्रायश्चित था। एक दिन सविता जी नंदिनी से मिलने पुणे आईं। इस बार उनकी आंखों में अहंकार नहीं, पछतावा था। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, उन्होंने कहा। नंदिनी ने नम्रता से सर झुकाया। मैं कोशिश कर रही हूँ। आदित्य ने दूर से सब देखा। उसने कोई दखल नहीं दिया। शाम को आदित्य ने नंदिनी से पूछा, क्या आप किसी दबाव में हैं? नंदिनी ने साफ कहा, नहीं, अब कोई मुझे मजबूर नहीं करता। आदित्य ने सुकून की सांस ली। समय के साथ नंदिनी और आदित्य और करीब आए, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। एक दिन आदित्य ने कहा, मैं शादी का नाम तभी लूंगा जब आप खुद चाहें। नंदिनी की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने मुझे ये हक दिया। उस रात नंदिनी ने मीरा से बात की। दीदी, आप खुश हो? मीरा ने पूछा। नंदिनी ने खुद से पूछा, फिर जवाब दिया, हाँ, शांत हूँ। और ये खुशी से ज्यादा जरूरी था। एनजीओ का काम अब देश भर में फैलने लगा। नंदिनी को एक अवार्ड मिला, 1 लाख रुपए का फंड महिलाओं के लिए। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, ये सम्मान मेरे दर्द का नहीं, मेरी हिम्मत का है। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आदित्य नीचे बैठा आंखों में गर्व लिए देख रहा था। उस रात नंदिनी ने एक फैसला लिया, लेकिन अभी बताया नहीं। उस रात नंदिनी देर तक बालकनी में खड़ी थी। नीचे सड़क पर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई नहीं जानता था कि ऊपर खड़ी ये औरत कितनी लड़ाइयां लड़कर यहां तक पहुंची है। आदित्य अंदर से उसे देख रहा था। वो जानता था कि नंदिनी कुछ सोच रही है, लेकिन उसने टोका नहीं। कुछ रिश्तों को खामोशी चाहिए होती है। अगली सुबह नंदिनी जल्दी उठी। आज एनजीओ में एक खास मीटिंग थी। देश के अलग अलग शहरों से महिलाएं आने वाली थीं, कुछ वही जो कभी टूट चुकी थीं। नंदिनी सबका खुद स्वागत कर रही थी। आप अकेली नहीं हैं, यहाँ कोई जज नहीं करेगा। उसकी आवाज में अब अपनापन था। मीटिंग के बाद एक लड़की नंदिनी के पास आई। दीदी, आपकी कहानी मेरी जैसी है। नंदिनी ने उसका हाथ थामा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम अकेली नहीं हो। उस दिन नंदिनी को समझ आया कि उसका दर्द अब सिर्फ उसका नहीं रहा। उधर दिल्ली में अभय भी एक मीटिंग में था। वो भी महिलाओं के लिए फंड देने की बात कर रहा था। किसी ने पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अभय कुछ पल चुप रहा, क्योंकि कभी मैंने एक औरत की आवाज़ नहीं सुनी। उसका जवाब कमरे में गूंज गया। पुणे में नंदिनी को एक कॉल आया, पुराना नंबर। उसने फ़ोन उठाया।
दूसरी तरफ साक्षी थी। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। नंदिनी ने गहरी सांस ली। अब देर नहीं, लेकिन ये माफ़ी तुम्हें खुद से मांगनी होगी। फोन कट गया। नंदिनी को हल्का महसूस हुआ। शाम को आदित्य उसके साथ टहलने निकला। सूरज ढल रहा था। आदित्य ने धीरे से पूछा, आप कल बहुत गंभीर लग रही थी। नंदिनी रुक गई। मैंने एक फैसला लिया है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, बिना डर के। मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन किसी दबाव में नहीं। आदित्य की आंखें भर आईं। और अगर मैं कहूँ कि मैं तैयार नहीं? नंदिनी मुस्कुरा दी। तो भी मैं रुक जाऊंगी। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ थामा। मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब ये डर नहीं, बराबरी है। नंदिनी की आंखों से आंसू गिर पड़े। ये खुशी के थे। दोनों ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, बस अपने अपने घर फोन कर दिया। राघव जी खामोश हो गए, फिर बोले, अगर तुम खुश हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। मीरा ने खुशी से चीख मारी, मेरी दीदी फिर से घर बसाएगी। लेकिन इस बार शर्तें अलग थीं। नंदिनी ने साफ कहा, मैं काम नहीं छोड़ूंगी और मेरी पहचान मेरे नाम सी होगी। आदित्य ने बिना रुके कहा, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ दिन बाद अभय को भी खबर मिली। उसने लंबी सांस ली। अब सब ठीक है। उसने एक छोटा सा गिफ्ट भेजा। कोई चिट्ठी नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक शुभकामना। नंदिनी ने गिफ्ट देखा, मुस्कुरा दी और डिब्बा बंद कर दिया। अब उसका अतीत डिब्बों में सिमट चुका था। शादी की तारीख तय हुई। छोटी सी सादी, बिना शोर। 5 लाख में पूरी शादी। कोई दिखावा नहीं। एनजीओ की कुछ महिलाएं, परिवार और कुछ सच्चे दोस्त। नंदिनी ने आईने में खुद को देखा। लाल जोड़ा नहीं, हल्का ऑफ वाइट। मैं दुल्हन नहीं, मैं एक औरत हूँ। आदित्य बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं, सिर्फ सम्मान था। सुबह की हल्की धूप पुणे के उस छोटे से मैरिज हॉल में धीरे धीरे फैल रही थी। कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक सुकून था जो हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। नंदिनी तैयार होकर एक तरफ बैठी थी। हाथ में हल्दी लगी थी, लेकिन मन में कोई डर नहीं था। मीरा उसके पास बैठी थी। दीदी, आज आप बहुत अलग लग रही हो। नंदिनी ने आईने में खुद को देखा, क्योंकि आज मैं खुद को किसी को सौंपने नहीं जा रही। मैं आज किसी के साथ चलने जा रही हूँ। मीरा की आंखें भर आईं। आपने मुझे भी मजबूत बना दिया। नंदिनी ने उसके बालों में हाथ फेरा। बस खुद को कभी कम मत समझना। थोड़ी देर में राघव जी आए। हाथ में नंदिनी का बचपन वाला एक फोटो था। ये वही लड़की है ना, जो कभी अंधेरे से डरती थी? नंदिनी मुस्कुरा दी। और आज अंधेरे से डर नहीं लगता। राघव जी की आवाज भर आ गई। माँ होती तो बहुत खुश होती। नंदिनी ने आसमान की तरफ देखा। वो देख रही होगी। शादी सादगी से हुई। मंत्र, फेरे और वचन, लेकिन वचन पुराने जैसे नहीं थे। नंदिनी बोली, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पहचान कभी नहीं खोऊंगी। आदित्य ने बिना रुके कहा, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी पहचान मेरी ताकत होगी। कोई तालियां नहीं, कोई शोर नहीं, बस दिलों की सच्चाई। शादी के बाद नंदिनी ने सब औरतों की तरफ देखा। अगर मेरी कहानी आपको एक कदम भी आगे बढ़ा सके तो यही मेरी जीत है। सबकी आंखें नम थीं। उसी वक्त दिल्ली में अभय अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर एक पुरानी फोटो थी, नंदिनी की। उसने फोटो को देखा, फिर धीरे से ड्रॉअर में रख दिया। अब तुम खुश रहो, उसने खुद से कहा, और खिड़की खोल दी। हवा अंदर आई, हल्की, साफ। पुणे में शाम ढल रही थी। नंदिनी और आदित्य बालकनी में खड़े थे। शहर की लाइट्स जलने लगी थीं। आदित्य ने धीरे से पूछा, कोई पछतावा? नंदिनी ने थोड़ी देर सोचा। नहीं, जो हुआ वही मुझे यहाँ तक लाया। आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ महीनों बाद एनजीओ और बड़ा हो गया। नंदिनी का नाम अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं था, वो एक पहचान थी। मीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। नाम रखा नंदिनी एक सफर। लोगों ने देखा, समझा और कई औरतों ने हिम्मत की। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन ये अध्याय यहीं पूरा हुआ, क्योंकि नंदिनी अब किसी की अधूरी कहानी नहीं थी, वो खुद की पूरी कहानी थी।